आइए देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके लक्षणों की वंशागति के नियमों को कैसे समझा। लेकिन उसने इस प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? तो इसके कई कारण हैं। जैसे हम इसके निषेचन को नियंत्रित कर सकते हैं। चूँकि यह एक पौधा है, इसलिए हम यह तय कर सकते हैं कि कब हमें परागकणों को एकत्र करना है और इसे परागित करना है। दूसरा कारण यह है कि इसका जीवन चक्र छोटा होता है, इसलिए कम समय में ही हम इसकी कई पीढ़ियों को उगा सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि एक पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति कैसे हो रही है। इसके अलावा इसमें हमें कई लक्षण एक साथ मिल जाते हैं जिनके संबंध में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम पौधे की ऊंचाई के संबंध में प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मटर के पौधे लंबे भी होते हैं और बौने भी होते हैं। इसी तरह उनके बीजों की आकृति गोल भी होती है और ये बीज झुर्रीदार भी हो सकते हैं। उनके बीज पीले या हरे रंग के भी हो सकते हैं। उनके पुष्प भी सफ़ेद या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। इन अनेक लक्षणों के होने के कारण हम मटर के पौधे में कई प्रयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि इस प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का उपयोग किया। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया वह वास्तव में क्या था। तो अपने पहले प्रयोग में उन्होंने मटर के समयुग्मजी यानी होमोजाइगस लंबे पौधों का संकरण मटर के समयुग्मजी किंतु बौने पौधों से किया। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यहाँ समयुग्मजी या होमोजाइगस का क्या मतलब है। तो आपको पता होगा कि माता पिता से लक्षण जीन के माध्यम से संतान में आते हैं और संतान को प्रत्येक लक्षण के लिए माता और पिता दोनों से जीन मिलते हैं। यानी संतान में प्रत्येक लक्षण के लिए दो विकल्प होते हैं। जैसे यदि इस पौधे में हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के लिए इसे एक जीन माता जनक से मिलेगा और एक जीन पिता जनक से मिलेगा। इस प्रकार एक ही लक्षण के लिए माता और पिता दोनों से प्राप्त ये जीन एक दूसरे के अलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों अलील में उस विशिष्ट लक्षण के लिए एक समान सूचना हो सकती है या एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत सूचना भी हो सकती है। जैसे यदि हम मटर के पौधे की ऊंचाई या हाइट को लें तो ऊंचाई का यह लक्षण दो विपरीत रूपों में परिलक्षित हो सकता है। पहला, यह लंबा हो सकता है। मान लीजिए लंबाई के जीन को हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। यहाँ टी हमने टॉल के लिए लिया है। और दूसरा, यह बौना हो सकता है। तो मान लीजिए कि बौनेपन के जीन को हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ऐसे में कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के अलील कहलाएंगे। इन दोनों में एक ही लक्षण यानी ऊंचाई या हाइट के लिए सूचना है, लेकिन दोनों में बिल्कुल विपरीत सूचना है। एक में ऊंचाई को लंबाई के रूप में परिलक्षित करने की सूचना है, जबकि दूसरे में ऊंचाई को बौनेपन के रूप में परिलक्षित करने की सूचना है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अलील होंगे। अब यदि हम किसी पौधे में ऊंचाई के लक्षण के लिए इन दोनों जीन के अलील जोड़े बनाएं तो या तो दोनों जीन कैपिटल टी हो सकते हैं या फिर दोनों जीन स्मॉल टी हो सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक जीन कैपिटल टी यानी लंबाई का हो और एक जीन स्मॉल टी यानी बौनेपन का हो। जैसे यहाँ दोनों ही जीन कैपिटल टी हैं यानी दोनों ही लंबाई को परिलक्षित करने वाले हैं। इस प्रकार यदि दोनों ही जीन समान हैं, दोनों में समान सूचना है, तो अलील के ऐसे युग्म को समयुग्मजी या होमोजाइगस कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ दोनों जीन स्मॉल टी हैं यानी दोनों ही बौनेपन को परिलक्षित करने वाले हैं, इसलिए अलील का यह जोड़ा भी समयुग्मजी या होमोजाइगस है। लेकिन यदि अलील के जोड़े में दोनों अलील अलग अलग हैं यानी दोनों में अलग अलग सूचना है, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो, तो ऐसे जोड़े को विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहा जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। चलिए अब मेंडल के प्रयोग पर वापस आते हैं। तो मेंडल ने मटर के इन दोनों पौधों का संकरण किया, जिसका मतलब है कि एक पौधे के पराग कणों से दूसरे पौधे के पुष्पों को निषेचित किया। अब क्या आप बता सकते हैं कि नई पीढ़ी के बीजों से कैसे पौधे प्राप्त होंगे? हो सकता है कि आप यह कहें कि हमें कुछ लंबे और कुछ बौने पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि जनक पौधों में से एक लंबा है और एक बौना है। लेकिन मेंडल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रथम संतति पीढ़ी, जिसे हम F1 पीढ़ी भी कहते हैं, इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे क्यों मिले? चलिए इसे समझते हैं।
तो जैसा कि हमें पता है, संतति को प्रत्येक लक्षण के लिए माता और पिता दोनों जनक से जीन मिलते हैं। यानी कि यहाँ भी इस नई पीढ़ी के पौधों में ऊंचाई के लिए एक जीन इस लंबे पौधे से और एक जीन इस बौने पौधे से प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि हम इनके अलील को देखें तो इसमें एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। क्योंकि यह दोनों अलील अलग अलग हैं, इसलिए इसे विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहेंगे। लेकिन ये सभी पौधे लंबे क्यों हैं? तो इसका कारण यह है कि इन अलील में से यह लंबाई वाला अलील या जीन यानी कैपिटल टी यहाँ प्रभावी है, डोमिनेंट है। इससे हमें पता चलता है कि यदि दोनों अलील में से कोई एक प्रभावी है तो उस प्रभावी अलील या जीन की सूचना पौधे में लक्षण के रूप में परिलक्षित हो जाती है और प्रभावी अलील की उपस्थिति में दूसरे अलील या जीन की सूचना परिलक्षित नहीं हो पाती है। इसलिए दूसरे जीन या अलील को अप्रभावी या रिसेसिव कहा जाता है। यानी प्रभावी अलील की उपस्थिति में अप्रभावी अलील अपना असर नहीं दिखा पाता है। प्रभावी अलील को कैपिटल अक्षर से और अप्रभावी अलील को उसी स्मॉल अक्षर से दर्शाया जाता है। इस उदाहरण में लंबाई के लक्षण वाला अलील जिसे हमने कैपिटल टी से दर्शाया है, यह प्रभावी है और बौनेपन के लक्षण वाला अलील यानी स्मॉल टी अप्रभावी है और इसे ही मेंडल ने प्रभाविता नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। इसके बाद मेंडल ने प्रथम संतति के कुछ पौधे लिए और उन्हें स्वपरागित किया और इस बार मिले बीजों से उसे लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 था, यानी कुल पौधों में से 3/4 या 75% पौधे लंबे थे जबकि 1/4 या 25% पौधे बौने थे। यह द्वितीय संतति पीढ़ी या F2 पीढ़ी थी। लेकिन इस पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे और कुछ बौने क्यों मिले? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेंडल ने वंशागति का दूसरा नियम प्रस्तावित किया जिसे उन्होंने विसंयोजन नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी जब नर जनन कोशिकाओं या मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उस कोशिका में दोनों अलील नहीं आते बल्कि इनमें से केवल कोई एक अलील या जीन ही आता है। उदाहरण के लिए यदि हम शुक्राणु कोशिकाओं को लें तो इनमें से कुछ शुक्राणुओं में यहाँ से कैपिटल टी आएगा और कुछ में स्मॉल टी आएगा। इसी तरह अंडाणु कोशिकाओं में भी कुछ में कैपिटल टी आएगा और कुछ में स्मॉल टी आएगा। इसके बाद जब निषेचन होता है तब हमें इन अलील के अलग अलग संयोजन मिलते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु को निषेचित कर रहा है। इन संयोजनों को हम एक टेबल के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यदि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होता है तो हमें दोनों अलील कैपिटल टी मिलेंगे। यदि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होता है तो हमें एक अलील कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलेगा। इसी प्रकार यदि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होता है तो पुनः हमें एक अलील कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलेगा। लेकिन यदि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होता है तो हमें दोनों अलील स्मॉल टी मिलेंगे। अब इन संयोजनों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस संयोजन वाला पौधा लंबा होगा, यह भी लंबा होगा और यह भी लंबा होगा। इसका कारण लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इन तीनों ही मामलों में लंबाई को परिलक्षित करने वाला अलील प्रभावी है, डोमिनेंट है, जबकि दूसरा अलील अप्रभावी है। लेकिन चौथे मामले में लंबाई को परिलक्षित करने वाला कोई भी प्रभावी अलील नहीं है, इसलिए इस मामले में पौधा बौना होगा। इस प्रकार हमें 4 में से 3 पौधे यानी 75% पौधे लंबे मिलते हैं और 4 में से 1 पौधा यानी 25% पौधे बौने मिलते हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से इस प्रयोग के परिणामों की स्पष्ट रूप से व्याख्या हो जाती है।